morning to all of you. Once again, welcome to our 7th class online session. Today I am going to start my chapter number 5 from history. Title is The Creation of an Empire, the Mughal Empire. इस चैप्टर में हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. मुगल एम्पायर कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन से लोग थे इसमें. 15th century इंडिया प्रेजेंट अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर. 15th सेंचुरी में इंडिया एक बहुत ही ऐसा स्टेट था जिसमें बहुत छोटे छोटे स्टेट्स थे जो आपस में फाइट करते रहते थे और कोई भी स्ट्रांग पावर नहीं थी जो उनको कंट्रोल कर सकती थी. दिल्ली सल्तनत हैड बिकम वीक. उस समय दिल्ली सल्तनत वीक हो चुकी थी और इनइफेक्टिव हो चुकी थी. लास्ट लोधी सुल्तान वॉज प्राउड, क्रूअल एंड इनएफिशिएंट. लास्ट जो लोधी सुल्तान था वो बहुत प्राउड करता था और बहुत ही क्रूअल था यानी निर्दयी था और उसमें एफिशिएंसी नहीं थी. वो ही इल ट्रीटेड दौलत खान लोधी. उसने दौलत खान लोधी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया. द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड इंसल्टेड हिज सन. दौलत खान लोधी कौन था? गवर्नर ऑफ पंजाब था और उसके बच्चे की उसने भी इंसल्ट करी. द पावरफुल नोबल्स इन देयर टर्न प्लॉटेड अगेंस्ट द सुल्तान एंड इनवाइटेड बाबर. पावरफुल नोबल्स ने षड्यंत्र रचने लगे और उन्होंने सुल्तान के खिलाफ बाबर को इनवाइट किया. द रूलर ऑफ काबुल टू इन्वेड दिल्ली. ये काबुल का राजा था और ये दिल्ली पे कब्जा करना चाहता था. बाबर प्रॉम्प्टली मार्च टू दिल्ली इन एडी 1526. बाबर ने 1526 में दिल्ली की तरफ मार्च करना चालू किया. डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. और उसने इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया. Do you know who were Mughals? मुगल्स कौन थे? The Mughals who originally belonged to Central Asia. ये लोग सेंट्रल एशिया के थे और धीरे धीरे माइग्रेट होते हुए इंडिया में आ गए. और ये इनका आना सिर्फ यही था कि ये पावर चाहते थे, पैसा चाहते थे और शांति चाहते थे. फ्रॉम देयर मदर इन साइड दे बिलोंग टू जिंगिस खान, पॉपुलर नोन एज चंगेज खान. अगर इसको ढंग से देखें तो हम ये चंगेज खान के फैमिली से बिलोंग करते थे ये लोग. फ्रॉम देयर फादर साइड दे बिलोंग टू तैमूर. और पिताजी की तरफ से देखा जाए तो ये तैमूर से बिलोंग करते थे. अकॉर्डिंग टू द ग्रेट हिस्टोरियन लैनीपुली, द ब्लड ऑफ द टू ग्रेट स्कोरेजेस ऑफ एशिया. इनके अंदर दो महान राजाओं का खून था. एक तो चंगेज खान और दूसरा तैमूर, मिक्स्ड इन देयर विंस. ये एक नेचुरल बात थी कि बाबर के पास में मुगल एम्पायर को इसने बनाया था. मुगल एम्पायर के फाउंडेशन इसने किया था और इसके अंदर स्ट्रेंथ किसकी थी? चंगेज खान की. और बहादुरी किसकी थी? तैमूर की. इसकी स्टोरी आगे इस तरह से है कि हुमायूं बहुत बीमार हो गया था और वो बिस्तर पे गिर गया था. बाबर ने प्रार्थना करी अल्लाह से और उसका बेटा तो ठीक हो गया लेकिन बाबर बीमार हो गया और वो मर गया. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाबर एंड हुमायूं, AD 1526 से 1556 तक. बाबर रियल नेम वॉज जहीरुद्दीन मोहम्मद. बाबर का रियल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था. हिज फादर वॉज डिसेंडेंट ऑफ अमीर तैमूर वाइल हिज मदर बिलोंगिंग टू चंगेज खान फैमिली. उसके पापा अमीर तैमूर के फैमिली से बिलोंग करते थे और मम्मी चंगेज खान फैमिली से बिलोंग करती थी. मिर्जा उमर शेख हिज फादर वॉज द चीफ ऑफ फरगना. मिर्जा उमर शेख उनके फादर फरगना के चीफ थे. अ स्मॉल स्टेट इन सेंट्रल एशिया. एक छोटा स्टेट था सेंट्रल एशिया में. ही डाइड व्हेन बाबर वाज ओनली 11 इयर्स ओल्ड. वो उनकी मृत्यु हो गई थी जब बाबर सिर्फ 11 साल के थे. बाबर एनिमीज डिप्राइव्ड हिम ऑफ हिज जागीर. बाबर के दुश्मनों ने उसे उसकी जागीर से उसको दूर भगा दिया. ही हैड टू लीव हिज नेटिव प्लेस इन डिस्पेयर. उसके पास के सिटी में ये रहने लगा. देन ही केम, ये हुमायूं का टॉम्ब है, डाउन टू काबुल. ये काबुल चला गया. कनकोरेट, उसने वहां पर उसको जीता. एंड बिकम एट रूलर इन AD 1504 में वहां का राजा बन गया. इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एम्पायर स्ट्रेंथ हिज पोजीशन इन सेंट्रल एशिया, ही इन्वेड इंडिया 5 टाइम्स. अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए उसने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेंट्रल एशिया में उसने इंडिया पे अटैक किया 5 बार. इन द 5th बैटल नोन एज द बैटल ऑफ पानीपत, 5वीं बैटल में जिसे बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन AD 1526. उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया वहां पर 1526 में.
दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मुगल रूल। और इस तरह से मुगल रूल स्टार्ट हुआ था वहां पर। बैटल ऑफ खानवा AD 1527, राणा सांगा द रूलर ऑफ चित्तौड़ एंड ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ हिज दिस नेम वॉज डिफीटेड। बैटल ऑफ खानवा में 1527 में राणा सांगा ने चित्तौड़ के जो राजा थे, ग्रेटेस्ट राजपूत किंग ऑफ दिस टाइम वॉज डिफीटेड, उसको हरा दिया उन्होंने। विद दिस बाबर हैड कंप्लीटली कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया। इस तरह से वो नॉर्थ इंडिया पे पूरा कब्जा कर लिया उसने। इवन आफ्टर खानवा बाबर हैड टू फाइट अ बैटल ऑफ घाघरा अगेंस्ट द अफगान्स। इसके बाद में उसने बैटल ऑफ घाघरा फाइट किया जिसमें अफगान के खिलाफ लड़ा था वो, AD 1528। एंड अनदर बैटल ऑफ एट चंदेरी अगेंस्ट द राजपूत इन AD 1529। चंदेरी में एक और फाइट करी थी उन्होंने। बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। बाबर अपने एम्पायर को लंबे समय तक नहीं चला पाया। ही डाइड इन AD 1530 एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हिमायू। उसकी मृत्यु हो गई थी 1530 में और उसके बाद में उनका बेटा हिमायू राजा बना। तजुके बाबरी और बाबरनामा विच wrote given us a record of his career। तजुके बाबरी ये बाबरनामा के बारे में लिखी गई थी और इसके बारे में इसका काफी रिकॉर्ड है। When हुमायूं सक्सीडेड बाबर ही वॉज सराउंडेड बाय एनिमीज। जब हुमायूं बाबर का बाद में राजा बना तो वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। द अफगान्स एंड द राजपूत वर स्टिल हॉस्टिल। अफगान्स और राजपूतों ने उसे अपने अंडर में ले रखा था। द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह वर्क टू एक्सटेंड हिज एम्पायर। जो राजा था गुजरात का, बहादुर शाह के साथ में मिलकर के वो अपने एम्पायर को बढ़ाना चाहता था। शेरशाह द अफगान रूलर ऑफ बिहार वांटेड टू ओवरथ्रो द मुगल्स। शेरशाह अफगान था और वो बिहार में बढ़ रहा था और वो चाहता था मुगल्स को हरा दिया जाए। देयर वर मैनी रिवॉल्ट इन द एम्पायर, इवन हिज ब्रदर कमरान रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम। दूसरे भी रिवॉल्टर थे, इसके अलावा उसके भाई जो थे कामरान, उन्होंने भी इनके खिलाफ विरोध किया था। हुमायूं वॉज एबल टू डिफीट बहादुर शाह बट ही कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम रिकैप्चरिंग गुजरात। हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया गुजरात पर कब्जा करने से। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। शेरशाह ने उसे बैटल ऑफ चौसा में हरा दिया हुमायूं को 1539 में AD में। एंड द अगेन ऑफ कन्नौज 1540 AD हुमायूं फ्लेड एंड शेरशाह ऑक्युपाइड द थ्रोन। और हुमायूं यहां पर हार गया और शेरशाह ने कब्जा कर लिया। Humayun and Shershah Suri, the defeater and defeated, both built the seven city of Delhi। ये एक दूसरे को हरा चुके थे और इन्होंने दोनों ने ही मिलकर के दिल्ली में 7 cities को बनाया था। हुमायूं स्टार्टेड दीन पनाह और पुराना किला एंड शेरशाह सूरी फिनिश्ड इट एट एज दिल्ली शेरशाही। और शेरशाह ने इसे फिनिश किया शेरशाही के नाम से। Probably the romantic in Humayun made him select the ancient city of Indraprasth as the site of his new capital। उसके बाद में उसने अपना रोमांटिक हुमायूं ने एंशियंट सिटी बनाया जिसको इंद्रप्रस्थ कहा गया था। उसने इसको अपना कैपिटल भी बनाया था। वर्क बिगेन ऑन द फोर्ट एंड द न्यू सिटी इन 1533। बाय 1538 द मेजर कंस्ट्रक्शन वाज ओवर। 1533 और 1538 के बाद में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम हुमायूं आल्सो बिल्ड अ रेस्ट हाउस फॉर ट्रैवलर्स कॉल्ड नीली छतरी विच इज नाउ नेक्स्ट टू द निगमबोध घाट स्कैरमेनेशन ग्राउंड। तो यहाँ पर इन्होंने सराय भी बनाए ट्रैवलर्स के लिए, नीली छतरी नाम दिया रखा है और ये बाद में निगमबोध घाट बन गया जहां पर लोग अपने सैरमेशन करते हैं। इन 1540 शेरशाह सूरी टुक ओवर द रीजन ऑफ द दीनपंथ। उसने दीनपंथ से कब्जा कर लिया। इट टुक 15 years एंड शेरशाह डेथ फॉर हुमायूं टू डिफीट एंड रीअगेन कंट्रोल ऑफ हिज सिटी। शेरशाह की मृत्यु हो गई और हुमायूं ने दोबारा से दिल्ली पे कब्जा कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेरशाह। शेरशाह वॉज बॉर्न सन ऑफ जागीरदार ऑफ बिहार। शेरशाह
जागीरदार ऑफ बिहार का बेटा था। हिज रियल नेम वॉज फरीद खान, उसका नाम फरीद खान था। ही मैनेज हिज फादर्स जागीर वेरी एफिशिएंटली, उसने अपने पिताजी की जो जागीर थी उसको बहुत अच्छे से संभाला था। वंस ही किल्ड अ टाइगर विद हिज शॉर्ड एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर खान, एक बार उसने शेर को मार दिया था अपनी तलवार से, तो इसलिए उसका नाम पड़ा था शेर खान। ही बिकम द लीडर ऑफ अफगान नोबल्स इन बिहार एंड सून देयर आफ्टर ही हिमसेल्फ बिकम द रूलर ऑफ बिहार। पहले वो वहां के नोबल्स का राजा बना था, उसके बाद में ये बिहार का राजा बन गया। ही फॉट 2 battles अगेंस्ट द मुगल एम्परर हुमायूं एंड डिफीटेड हिम, उसने 2 बैटल लड़े थे मुगल एम्परर से, हुमायूं को उसने हरा दिया था। ही ऑक्युपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन AD 1540, उसने दिल्ली को जीत लिया था 1540 में और राजा बन गया था। लेट्स रीड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह। शेर शाह रैंक्स अमंग द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन द इंडियन हिस्ट्री। शेर शाह को एक अच्छा राजा माना जाता है उसकी पूरे इंडिया में। हिज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो फॉलोड बाय अकबर, अकबर भी इसके सिस्टम को फॉलो करता था। शेर शाह डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 47 सरकार्स, शेर शाह ने अपने किंगडम्स को 47 सरकार्स में डिवाइड कर रखा था। ईच सरकार वाज डिवाइडेड इनटू परगनास, और हर सरकार को परगनास में डिवाइड कर रखा था। ईच सरकार और परगना वाज पुट अंडर द चार्ज ऑफ ट्रस्टेड ऑफिसर्स, सरकार और परगना को उनके विश्वास पात्र ऑफिसर्स के अंडर में रखा हुआ था। शेर शाह वाज सुपरवाइज्ड एवरी ब्रांच ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनली, शेर शाह अपने जितने भी ब्रांचेस थे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के उनको सबको पर्सनली देखता था। शेर शाह अडॉप्टेड एवरी मेजर फॉर द प्रमोशन ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, शेर शाह ने बहुत सारे तरीके लगा रखे थे जिससे कॉमर्स और ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े उसका। एंड इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स नोन एज रुपया, उसने सिल्वर कॉइन्स चलाया जिसको रुपया नाम से जाना जाता है। इट लास्टेड थ्रू आउट द मुगल्स पीरियड, और ये मुगल पीरियड चला आ रहा है। इट वॉज ऑल्सो मेंटेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी अंटिल 1835, और ये मेंटेन किया गया था लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू 1835 में। शेर शाह रिबिल्ट द सिटी ऑफ दिल्ली एंड फाउंडेड अनदर इन पंजाब, शेर शाह ने सिटी ऑफ दिल्ली को वो दोबारा से बनाया था और उसको उसने पंजाब भी बनाया था। ही फॉलोड द एग्जाम्पल ऑफ किंग ऑफ एंशियंट इंडिया एंड प्लांटेड ट्रीज, प्रोवाइडेड wells and sarais for the comfort of travelers. He also restored and rebuilt the road now known as Grand Trunk Road और GT Road. शेर शाह ने राजा होते हुए जैसे हमारे पुराने राजा उनकी तरह ही उसने भी पेड़ लगाए, कुएं खुदवाए और सराय बनाए जिसमें कि जो ट्रैवलर्स हैं, व्यापारी वो रुक सकते थे। और उसने दोबारा से रोड को भी रिकंस्ट्रक्ट किया जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं और GT के नाम से भी ये फेमस है। शेर शाह रूल्ड फॉर अबाउट 5 years, शेर शाह ने 5 साल तक शासन किया था 1540 से 45 तक। ही वॉज किल्ड इन AD 1545 इन एन एक्सप्लोजन ऑफ एन गन ब्रस्ट ड्यूरिंग द सीज ऑफ कालिंजर इन बुंदेलखंड, उसकी मौत हो गई थी 1545 में, एक एक्सप्लोजन हो गया था यानी फट गया था गन के अंदर पाउडर डालने से, और ये कालिंजर में बुंदेलखंड में था जब ये लोग सीज कर चुके थे। He was buried at Sasaram where he had constructed grand mausoleums for himself. इनका टॉम सासाराम में है और इन्होंने पहले ही इसको बनाया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुमायूं। हुमायूं विद द हेल्प ऑफ बैरम खान इन्वेडेड इंडिया इन AD 1554। हुमायूं बैरम खान के अंडर में उसने 1554 में इंडिया पे कब्जा किया था। He conquered most of Punjab, defeated the Afghans in a battle near Sirhind. उन्होंने अफगान्स को हरा दिया था पंजाब में और उन्होंने सिरहिंद में भी कब्जा कर लिया था। He thus recaptured his throne in Delhi without much difficult. उसने अपना दिल्ली को भी कब्जा कर लिया था बिना किसी डिफिकल्टी के। हुमायूं died in AD 1556. उसकी मृत्यु 1556 में हुई थी। अकबर was born in 1542 एट अमरकोट इन सिंध, ये याद रखना है आपको, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं उनके पिताजी थे। लेट्स रीड अकबर 1556 से 1605 तक इसने शासन किया था। एट द टाइम ऑफ हुमायूं डेथ हिज सन मोहम्मद जलालुद्दीन वाज ओनली 13 years old। जब हुमायूं की मौत हो गई थी तो मोहम्मद जलालुद्दीन को राजा बनाया गया था जो केवल 13 years का था। ही वॉज
coronated ruler at Kalanur, a small town in Punjab, by his guardian and tutor Bairam Khan, who was a faithful friend of Humayun. ये इनका जो ताजशाही हुई थी ये कालनपुर में हुई थी, एक छोटा सा सिटी है पंजाब में, और इनके गार्जियन और ट्यूटर यानी इनके शिक्षक थे बैरम खान, इनके जो हुमायूं के बहुत अच्छे दोस्त थे. जलालुद्दीन एज्यूम द टाइटल ऑफ अकबर, जलालुद्दीन ने अकबर का टाइटल गेन किया था. एज अकबर हिमसेल्फ वॉज टू यंग टू रूल, Bairam Khan became his regent and looked after the affairs of government on his behalf. ये काफी यंग थे तो इसलिए बैरम खान इनके जगह अब एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा संभालता था. Soon after his accession, अकबर decided to win back Delhi and Agra. जैसे ये राजा बने तो अकबर ने दोबारा से दिल्ली की तरफ और आगरा की तरफ कब्जा करना चालू किया. The Mughal armies under Bairam Khan marched for Delhi. मुगल आर्मी दिल्ली की तरफ बढ़ी. They met Hemu विक्रमादित्य who defeated the Mughals army and captured Agra and Delhi. बीच में ये इन्होंने हेमू विक्रमादित्य से मिले जिसने हरा दिया था मुगल्स को, आर्मी को, आगरा और दिल्ली को जीत लिया था. इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन हेमू विक्रमादित्य एंड बैरम खान इन AD 1556, हेमू वाज स्ट्रक बाय अ कैजुअल एरो इन द आईज एंड ही फेल डाउन सेंसलेस. तो ये बता रहे हैं कि पानीपत की लड़ाई में विक्रमादित्य बैरम खान से लड़ाई लड़ रहा था 1556 में, और हेमू को अचानक से एक तीर लगा उसकी आंख में और वो नीचे गिर गया और घायल हो गया. हिज आर्मी फ्लेड इन पैनिक एंड ही हिमसेल्फ वाज कॉट एंड बी हेडेड. उसकी आर्मी डर गई और वो भागने लगी और उसको पकड़ लिया गया, उसको फांसी लगा दी गई. दस अकबर बिकम द मास्टर ऑफ दिल्ली, और उसके बाद में अकबर बना दिल्ली का राजा एंड आगरा का. Bairam Khan was a great general and looked after the affairs of the kingdom for 4 साल तक बैरम खां अकबर के बिहाफ से सारे डिसीजन ले रहा था. 1556 1560 ऑफ ग्रेट 1560 में अकबर ने गवर्नमेंट को संभाल लिया और बैरम खान को उनको हज के लिए भेज दिया मक्का में. ही वॉज हाउएवर किल्ड ऑन द वे इन गुजरात, और वहां पर उनका किसी ने मर्डर कर दिया गुजरात में. Bairam Khan's son Abdul Rahim later on become खाने खाना in Akbar's court. बैरम खान का बेटा जो अब्दुल रहीम नाम था, उसे खाने खाना अकबर कोर्ट में जगह मिली. अकबर कॉन्क्वेस्ट, अकबर then thought of bringing peace and order in the country and extending his empire. अकबर ने अपने शासन में कंट्री को बढ़ाया और उसको शांति मिली इसको, और उसने ऑर्डर किया. In AD 1561, मालवा was the first to be conquered. सबसे पहले उसने 1561 में मालवा को जीता. Followed by गोडवाना, जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर. अकबर had great desire to subdue the Rajput princes. इन सबको जीते जीते उसने राजपूत प्रिंसेस को भी जीता. He wanted to have friendly relations with them and strengthen his position through matrimonial alliance. वो अपनी पावर बढ़ाना चाहता था, दोस्ती करना चाहता था राजपूतों से, इसलिए उसने शादी करके अपना रिश्तेदारी बढ़ाई. इन AD 1562 अकबर विजिटेड अजमेर. 1562 में अकबर अजमेर में आया. राजा बिहारी मल ऑफ अम्बेर रिसीव्ड अकबर वार्मली एंड मैरिड हिज डॉटर जोधाबाई टू हिम. राजा बिहारी मल जो अम्बेर के राजा थे, उन्होंने अकबर को वहां पर बुलाया और उन्होंने फिर अपनी बेटी से, जोधाबाई नाम था, उससे शादी करी. जोधाबाई वॉज नॉट कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड द राजपूत वर इम्प्रेस्ड बाय सच अ लिबरल रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर. जोधाबाई को मुस्लिम नहीं बनना पड़ा, और इस तरह से जो अकबर की पॉलिसी थी उससे राजपूत लोग बहुत खुश हुए. हाउएवर मेवाड़ नेवर एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ मुगल्स. लेकिन फिर भी मेवाड़ ने जो मुगल्स की राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया. इन AD 1567 अकबर कैप्चर चित्तौड़. राजा उदय सिंह ऑफ मेवाड़ लेफ्ट द चित्तौड़ फोर्ट बट हिज टू जनरल जयमल पट्टा फॉट ब्रेवली. AD 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पे कब्जा करने की कोशिश करी. राजा उदय सिंह ने ऑफ मेवाड़ वहां से चले गए. चित्तौड़ फोर्ट को उन्होंने अपने जनरल जयमल और
पट्टा पे सौंप दिया था, जिन्होंने बहुत बहादुरी से फाइटिंग करी थी. अकबर then conquered Ranthambore, Gujarat and Kalinjar. The other Rajput princes accepted the suzerainty. अकबर ने इन सब पे कब्जा कर लिया और जो राजपूत प्रिंसेस थे उन्होंने सुजेनिटी कर लिया अकबर के खिलाफ. बट राणा प्रताप सिंह द सन ऑफ राजा उदय सिंह ऑफ मेवाड़ डिड नॉट यील्ड. राणा प्रताप सिंह ने राजा उदय सिंह ने मेवाड़ पर अपना कब्जा रखा और उन्होंने कभी भी अकबर को स्वीकार नहीं किया. ही वॉज डिफीटेड एट हल्दी घाटी और ये हल्दी घाटी में हार गए. स्टिल द राणा कंटिन्यू हिज वॉर. फिर भी राणा लड़ता रहा. एट लास्ट ही कंक्वर्ड बैक लार्ज पार्ट ऑफ हिज किंगडम. और उसके बाद में उसे अपना पार्ट, जो उसका बहुत बड़ा पार्ट था, उसे छोड़ना पड़ा. हिज नेम एंड ब्रेवरी हैव बिकम इमॉर्टल इन द इंडियन हिस्ट्री. और उसका नाम इंडियन हिस्ट्री में अमर हो गया. ही वॉज बिकम अ सिंबल ऑफ राजपूत क्लेवरिटी. और वो एक राजपूत शासन का रूप में जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में. बिसाइड मालवा एंड मेवाड़ अकबर ऑल्सो कंक्वर्ड गुजरात. इट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. इसके अलावा उन्होंने मेवाड़ और मालवा के अलावा अकबर ने गुजरात को भी जीता, जो कि एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था. इन कॉमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर गुजरात अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी. गुजरात को जीतने की खुशी में उसने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा बनाया. आफ्टर मेकिंग फर्दर कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेस कश्मीर, सिंध, उड़ीसा एंड बंगाल टू मुगल एम्पर. उसके बाद में जीते जीते इन्होंने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा और बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लिया. अकबर कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन इन नॉर्थ इंडिया बाय एडी 1595. अकबर ने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग कर ली थी एडी 1595 में. फ्रॉम एडी 1595 टू 1601 द मुगल फोर्सेस रिमेन बिजी इन बी डेक्कन. अहमदनगर was taken from Chand Bibi in AD 1601. Asir Graha, a very strong fort of Khandes, was captured by the Mughals. Akbar made 3 provinces in Deccan: Berar, Ahmednagar and Khandes. ये प्लेसेस के नाम थे जहां पर उन्होंने कब्जा किया था. अकबर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय 2 जनरल ऑफ राणा प्रताप, पत्ता एंड जयमल. अकबर बहुत इम्प्रेस हुआ था राणा प्रताप के 2 सिपा सलार के लिए, पत्ता और जयमल. दे हैड डाइड while defending चित्तौड़. अकबर had their statue installed at चित्तौड़. ये लोग अपनी जीवन को उन्होंने न्यौछावर कर दिया चित्तौड़ को बचाने के लिए. इसीलिए अकबर ने चित्तौड़ के दरवाजे पर इनकी मूर्तियां बनाई. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अकबर. अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. अकबर हैड फॉलो एंड इम्प्रूव अपॉन मोस्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ शेरशाह. अकबर ने थोड़ा इम्प्रूव करके शेरशाह सूरी की पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाया था. जनरली द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बेस्ड ऑन बोथ द इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम. अगर हम माने तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुगल का वो 2 सिस्टम पे बेस्ड है, इंडियन और पर्शियन सिस्टम पे. द 2 मेन पिलर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वर एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द एम्परर, यानी राजा के पास में पूरा कंट्रोल होता था. द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी, आर्मी को स्ट्रेंथ देना पड़ता था. द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ ऑफिशियल डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द एम्परर. और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये ऑफिसर्स के अंडर में रहता था, जो कि डायरेक्टली अपॉइंट होते थे राजा के थ्रू. द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वर द वजीर. मीर बख्शी राजा टोडरमल वॉज द फेमस वजीर ऑफ अकबर. ये नाम है जो फेमस हैं. सदर उस सादूर वॉज द चीफ एडवाइजर ऑफ द एम्परर इन द रिलीजियस मैटर. ये जो है ये धर्म के बारे में इनको सलाह देते थे राजा को. ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ इम्परल एड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एज वेल एज फॉर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल पर्पज. ही वॉज अ चार्ज, उनके पास में चार्ज था कि वो डिसबर्समेंट ऑफ इम्पीरियल एड्स यानी धर्म के नाम पर इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए और एजुकेशन के लिए वो पैसा देते थे. ही वॉज ऑल्सो रैंक्ड सेकेंड आफ्टर द एम्परर एज द चीफ जज. उनका राजा के बाद में नंबर आता था 2nd नंबर, जिनको चीफ जज भी कहते थे. मीर बख्शी वॉज द पे मास्टर जनरल. मीर बख्शी को पे मास्टर कहते थे. ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क ऑफ द आर्मी. ये मिलिट्री अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को भी संभालते थे आर्मी के. काजी वॉज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट. काजी ऑफिसर इंचार्ज थे जुडिशियल डिपार्टमेंट के. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स.
एडमिनिस्ट्रेशन अकबर दो पार्ट्स में डिवाइड था, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 15 सूबास। पूरे एम्पायर को उन्होंने 15 सूबास में बांट रखा था, जिसे प्रोविंस कहते हैं हम। ईच प्रोविंस वाज अंडर द चार्ज ऑफ सूबेदार। सभी जो प्रोविंस थे वो किसी न किसी सूबेदार के अंडर में थे। हैड फुल सिविल एंड मिलिट्री पावर, उसके पास पूरी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी। द पोस्ट वॉज ट्रांसफरेबल, उसकी पोस्ट ट्रांसफरेबल थी। द दीवान वॉज इन चार्ज ऑफ द कलेक्शन एंड लैंड रेवेन्यू, दीवान लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करता था। अ सूबा वॉज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सरकार, सूबास को भी उन्होंने सरकार में डिवाइड कर रखा था। ईच सरकार इनटू परगनास, और सरकार को परगना में डिवाइड कर रखा था। ईच परगना हैड ए नंबर ऑफ विलेज, और परगना में बहुत सारे विलेज होते थे। ईच परगना वॉज अंडर द चार्ज ऑफ फौजदार हु असिस्ट द सूबेदार, और हर परगना के अंदर एक फौजदार होता था जो कि सूबेदार को असिस्ट करता था। इन अ नंबर ऑफ वेज, वो अलग तरीके से। अबुल फजल इन हिज बुक आइन अकबरी सेज दैट द मेन ड्यूटीज ऑफ द फौजदार वर टू क्रश द रिवॉल्ट। मेन जो ड्यूटी थी फौजदार की वो रिवॉल्ट को रोकना था, चोरी को रोकना था, लूटपाट को रोकना था। टू प्रोवाइड मिलिट्री हेल्प टू द प्रोविंशियल ऑफिशियल, अ विलेज वॉज अंडर द चार्ज ऑफ अ मुकदम, और विलेज किसके अंडर में थे? मुकदम के अंडर में, पटवारी और चौकीदार के। द एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंसेस वॉज ऑन द लाइन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था प्रोविंसेस था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते थे। मनसबदारी सिस्टम, इस पे भी क्वेश्चन बनता हमारा। द मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था। फॉर इट्स सक्सेसफुल फंक्शनिंग अकबर इंट्रोड्यूस न्यू टाइप्स ऑफ सिस्टम नोन एज मनसबदारी सिस्टम, अकबर ने चलाने के लिए इसने मनसबदारी सिस्टम को अपनाया। ईच ऑफिसर और नोबल वॉज गिवन अ मनसब, तो इसमें बता रखा कि हर ऑफिसर के पास में एक मनसब होता था जिसको रैंक कहते थे हम, और इसे मनसबदार कहते हैं। द स्मॉलेस्ट मनसबदार वॉज द चार्ज ऑफ 10 हॉर्सेस, सबसे छोटे मनसबदार के पास में 10 घोड़ों का चार्ज होता था। हाईएस्ट मनसबदार वॉज 5000, और सबसे बड़े मनसब को 5000 का सपोर्ट मिलता था। बट द प्रिंसेस हैड हायर नंबर आल्सो, इसमें राजकुमार को सबसे ज्यादा पोजीशन मिलती थी। द मनसब वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑफिसर, मनसब उसे पूरे जिंदगी भर मिलता था। ही डिड नॉट पास ऑन टू हिज डिसेंडेंट, वो अपने बेटे को ये मनसबदार नहीं बना सकता था। द मनसबदार वर ट्रांसफर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, मनसबदार को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में डाल सकते थे। दे वर पेड अ फिक्स सैलरी, उनकी एक फिक्स सैलरी थी। मनसबदार हैड टू मेंटेन एन आर्मी अकॉर्डिंग टू द रैंक ऑफ देयर मनसब, मनसबदार आर्मी को मेंटेन करता था उसकी रैंक के अकॉर्डिंग। देयर वर 33 ग्रेड्स ऑफ मनसबदार, 33 ग्रेड्स थे इसके मनसबदार के। दीज ग्रेड्स वेरिड फ्रॉम 10 to 10,000 ड्यूरिंग द अकबर्स रीजन, अकबर के रीजन में ये 10 से 10,000 तक भी इसको मेंटेन करते थे ग्रेड्स को। अकबर आल्सो मेंटेन अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, अकबर के पास में एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी होती थी। दे वर नॉट जागीरदार बट सम वर असाइंड लैंड कॉल्ड जागीर्स, ये लोग जागीरदार नहीं थे लेकिन इनको कुछ न कुछ जमीन जरूर मिली हुई थी। एग्रीग्रियन सिस्टम, द जब्ती सिस्टम। लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करना एक मुगल पीरियड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। 1526-1707, so the Mughals naturally paid great attention towards the agrarian reforms. मुगल्स ने नेचुरली इस पे जो अटेंशन दिया था एग्रीकल्चर पर। द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम वाज लेड डाउन बाय अकबर एंड दैट वाज सिस्टम कंटिन्यूड बी फॉलोड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज सक्सेसर, अकबर ने सिस्टम को अपनाया था और इस सिस्टम को उसने अपने पूरे लाइफ में चलाया था। विद द हेल्प ऑफ हिज रेवेन्यू मिनिस्टर राजा टोडरमल हु हैड ऑलरेडी गेन्ड अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस अंडर शेरशाह सूरी, अकबर इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स इन हिज रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें राजा टोडरमल को जिम्मेदारी दी गई थी जो कि शेरशाह सूरी के एक्सपीरियंस से आगे बढ़ रहा था और उसने रेवेन्यू सिस्टम में काफी सारे चेंजेस किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंड वॉज मेजर्ड इनटू बिगास विद द हेल्प ऑफ बैम्बू jarib joined together with iron rings so that there was no danger of its construction and expansion in summer or in winter. उसने बीगास में मेजर करना चालू किया, जिसको बैम्बू स्टिक्स से जोड़े हुए जरीब थी उसको जोड़ करके मेजर करते थे और ये समर और विंटर में एक्सटेंड होने का डर नहीं था इसमें।
All the cultivation land was classified into 4 divisions. जितने भी खेती की जमीन थी उन्हें उन्होंने क्लासिफाई कर रखा था, पोलाज, परुती, छाछर and बंजार्स. तो पोलाज land was always cultivated and was never allowed to lie fallow. The Paroti land was allowed to lie fallow for a year or two to recover its strength. The Chachar land had to be left uncultivated for 3 or 4 years and Manjara's land had to be felt fallow for 5 years or more. तो जमीन के बारे में बता रखा ना उन्हें. The total produce of each bighha, the first 3 kinds of land was determined separately. तो ईच बीघा से जो भी पैदावार होती थी 3 तरीके से उसे ये लोग तय करते थे. The share of the state was fixed at 1/3 of the total produce. तो स्टेट का शेयर था वो 1/3 of the total production का था. The cultivators were allowed to pay their land revenue in cash or kind, but Akbar preferred cash payments. और cultivators को अलाउ किया गया था कि वो कैश पेमेंट करें या कुछ काम करें राजा के लिए, लेकिन अकबर हमेशा कैश को ही प्रिफर करता था, स्पेशली इन द केस ऑफ पेरिसेबल आर्टिकल, जैसे कि कीमती सामान. इन ऑर्डर टू फिक्स द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स एन एवरेज ऑफ लास्ट 10 years प्राइस वॉज टेकन. तो आर्टिकल्स के प्राइस के अकॉर्डिंग को माना जाता था. फॉर ब्रिंगिंग द बंजाराज लैंड अंडर कल्टिवेशन, लोन वर एडवांस टू द कल्टिवेटर्स सो दैट दे माइट एम्प्लॉय एक्स्ट्रा लेबर. तो बंजारास के लैंड पे जो कल्टिवेशन होता था उसके ऊपर वो लोन लेते थे और कल्टिवेटर्स से वो काम करवाते थे एक्स्ट्रा लेबर का. इन केस ऑफ फेमाइन, ड्रॉट और अदर अनएक्सपेक्टेड कैलामिटीज, remissions was granted and even loans were advanced for purchase of seeds and animals. जब भी कोई नुकसान होता था, नेचुरली सूखा पड़ जाता था या बारिश नहीं होती थी, तो उस समय लोन भी दिया जाता था जमीन, एनिमल्स के लिए और बीजों के लिए. द रेवेन्यू कलेक्टर्स वर आस्क्ड टू फ्रेंडली टुवर्ड्स द कल्टिवेटर्स. रेवेन्यू कलेक्टर्स को ये कहा गया था कि वो दोस्त बन के रहें कल्टिवेटर्स के, एंड नॉट टू ऑप्रेस देम, उन्हें मजबूर नहीं करें. In the beginning, the revenue settlement was made annually. Starting में साल भर का एक लेते थे revenue, but later on, because of its successful working, it was made decennial. जैसे से ये आगे बढ़ने लगा, सक्सेसफुल होने लगा, इसे समय समय के हिसाब से चेंज करने लगे. The revenue system of Raja Todarmal as a whole is known as the जप्ती system. जो राजा टोडरमल ने स्टार्ट किया था रेवेन्यू सिस्टम, उसको जप्ती सिस्टम कहा जाता था. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेजर्स द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट ग्रेटली इंक्रीज द कल्टिवेटर्स. और इस सिस्टम से रेवेन्यू बढ़ा और कल्टिवेटर्स को. द एबंडेंस ऑफ फूड आल्सो मेड द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन बेटर एंड हैप्पियर देन बिफोर. फूड की सप्लाई अच्छी हो गई थी, इससे जो कॉमन मैन की लाइफ पहले से बेटर हो गई थी और वो हैप्पी रहने लगा. In short, writes Dr. V.A. Smith, the system was an admirable one. The principles were sound and the practical instruction to the official were all that could be desired. तो ये शॉर्ट में कह रहे हैं कि डॉक्टर V.A. स्मिथ ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम सभी को बहुत पसंद था, इसके प्रिंसिपल्स बहुत सॉलिड थे और प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे ऑफिसर्स को वो सिर्फ जरूरी इंस्ट्रक्शन ही थे और उसको वो अच्छी तरह से फॉलो करते थे. दिस रेवेन्यू सिस्टम ऑफ टोडरमल वाज आल्सो फॉलोड बाय अकबर सक्सेसर. और ये जो रेवेन्यू सिस्टम था आगे चल करके अकबर के बाद के जो भी राजा हुए थे उन्होंने भी इसको फॉलो किया था. मैनी ऑफ इट्स कैरेक्टर्स वर लेटर ऑन एडॉप्टेड बाय इवन द इंग्लिश. और इसके बाद में जो ये इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको फॉलो किया था और कॉपी किया था. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय दिस वीडियो. I hope you all understand the topics. So God bless you and bye.